हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, और कोशिका में मैंने पहले बता दिया था कि ये कैसे हमारे शरीर की संरचना करती है। हमारे शरीर की जो क्रिया होती है, मतलब कोई भी फंक्शन, वो कैसे एक कोशिका के थ्रू किया जाता है, मैंने पूरा बता दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोशिका के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, कोशिका कितने प्रकार की होती है और उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोशिका मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो पहला हो गया प्रोकैरियोटिक, दूसरा होगा यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसको शुरू से एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली सेल है, मतलब सेल की प्राचीन अवस्था, प्रिमिटिव, मतलब जब सबसे पहले सेल आई थी तो वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। उसके बाद इस सेल का विकास हुआ और विकास होते होते वो यूकैरियोटिक सेल बना। मतलब ये पुरानी सेल है, ये नई सेल है। ओके, अभी आज की मॉडर्न सेल है और ये पुरानी सेल है, बस आप इतना समझ लो। मान लीजिए कोई सेल है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ओके, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो केंद्रक के बाहर एक केंद्रक झिल्ली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। आपको पता होगा हर एक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इस तरह से। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की जो न्यूक्लियस होती है, उसकी जो बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं पाई जाती है। ओके, और यूकैरियोटिक में क्या होती है, मान लीजिए कोई सेल है, इसके बाहर एक न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर एक आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होती है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो बिना मेम्ब्रेन का है। ओके, अब देखो, न्यूक्लियस अगर बिना मेम्ब्रेन का है तो वो इस गोल शेप पे तो नहीं होगा जैसे कि यूकैरियोटिक में होता है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन एक कवर करके रखी है, उसको एक शेप प्रदान कर रही है न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सारे जेनेटिक मटेरियल्स है उसको भी संभाल के रख रही है। बट प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, इस शेप पे तो नहीं होगा, ये इस टाइप के शेप के होंगे। ठीक है, मतलब टूटे फूटे होंगे, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो भी आपका साइटोप्लाज्म में इधर उधर तैरते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में होगा, सारे टूट के बिखरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो केंद्रक है ना, पूरे टूटे हुए रहते हैं। इसीलिए किसी किसी बुक्स में आपको ये देखने को मिलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक ही नहीं होते हैं, केंद्रक का अभाव होता है। एक्चुअली केंद्रक तो होते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इस वजह से केंद्रक जो होते हैं साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए बोला जाता है केंद्रक ही नहीं पाया जाता। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप देखोगे अच्छे बुक में तो केंद्रक तो होते हैं, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होते। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो पहला डिफरेंसेस क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। ओके, अब देखिए दूसरा डिफरेंसेस क्या, क्या आपको पता होगा, न्यूक्लियस मतलब ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या पाया जाता है आपको पता होगा, और मैं आगे बताऊंगा जब सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम सारी चीज पाए जाते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो अगर आप यूकैरियोटिक में जाओगे, अगर आप यूकैरियोटिक में जाओगे तो वो जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो एक जगह सेफ रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो उसको कवर करके रखती है, वहां पे कोई कवर करने वाला मेम्ब्रेन नहीं है। तो फिर ये जो बिखरे हुए जेनेटिक मटेरियल्स है और यहाँ पे जो सवरे हुए जेनेटिक मटेरियल्स है, दोनों का नाम अलग अलग है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो बिखरे हुए जेनेटिक मटेरियल्स को हम लोग डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे। देख सकते हो आप, इस न्यूक्लियस के भीतर कुछ नहीं है, सब साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। और जो भी डीएनए, आरएनए जो भी है, उसको हम लोग डीएनए, आरएनए नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, न्यूक्लियर्स बोलते हैं, जो भी बिखरे हुए रहते हैं उसको न्यूक्लियर्स बोलते हैं। और उधर आप देखोगे तो इधर जेनेटिक मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम। ठीक है, तो उधर वाले डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, और इधर न्यूक्लियर्स। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। तो सेकंड नंबर डिफरेंस आप लिख लो,
प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल्स को न्यूक्लियॉइड्स बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल्स को न्यूक्लियॉइड्स बोला जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियॉइड्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मेजर डिफरेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम पाया जाता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, अब तीसरा डिफरेंट देख लेते हैं। तीसरा डिफरेंट क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, इसको बोला जाता है जेनोफोर। जेनोफोर, ठीक है, इसको बोला जाता है जेनोफोर। तो आप थर्ड डिफरेंस में ये लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनोफोर जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जेनोफोर नहीं पाए जाते हैं, जेनोफोर एब्सेंट होते हैं। वहीं जाके डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। तो जेनोफोर किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जेनोफोर किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियॉइड्स किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक में क्या पाए जाते हैं, उसके बदले में डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि डेवलप्ड जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर में है, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, ना कि हमारे शरीर में न्यूक्लियॉइड्स है, जेनोफोर है। तो अब ये डाउट्स खत्म हो गया, जेनोफोर क्या है, न्यूक्लियॉइड्स क्या। अगर पूछा जाए न्यूक्लियॉइड्स क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जेनेटिक मटेरियल्स को जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे रहते हैं, उसको जेनोफोर बोला जाता है या फिर न्यूक्लियॉइड्स बोला जाता है। और न्यूक्लियॉइड्स का ही दूसरा नाम जेनोफोर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब फोर्थ नंबर डिफरेंस क्या होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस होगा फोर्थ नंबर का, वो ये होगा कि ये अर्ध विकसित होते हैं, ठीक है। ये अर्ध विकसित होते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी भी जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, डीएनए, आरएनए की फॉर्मेशन नहीं हुई, इसलिए अर्ध विकसित होते हैं और ये विकसित होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से विकसित होते हैं। उसके बाद अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन कहाँ पे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट यही होता है, श्वसन कहाँ पे होती है। तो आपको पता होगा एक सेल के भीतर श्वसन किसके द्वारा होती है। मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर श्वसन किसमें होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होती है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो होती है क्योंकि वो विकसित होती है, तो यहाँ पे जो श्वसन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है, मैंने क्या बोला, इस सेल के अंदर बिखरे हुए सिर्फ न्यूक्लियॉइड्स पाए जाते हैं, सिर्फ जेनोफोर पाए जाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो लाइसोसोम्स होता है, ना तो ईआर होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो जब होते नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे श्वसन कैसे होगी, तो श्वसन यहाँ पे कैसे होगी, कोशिका झिल्ली के द्वारा। ये आप देख रहे हो कोशिका के बाहर तक झिल्ली है ना, ये आप देख रहे हो कोशिका के बाहर एक झिल्ली है, कोशिका के बाहर यहाँ भी झिल्ली है, ठीक है, कोशिका के बाहर इसमें भी झिल्ली है, बट केंद्र के बाहर इसमें झिल्ली और केंद्र के बाहर इसमें झिल्ली नहीं है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली है ना, यहाँ पे श्वसन का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो श्वसन सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। श्वसन सेल मेम्ब्रेन में संपन्न होता है, मतलब श्वसन कोशिका झिल्ली में होती है और यहाँ पे श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों के बीच में श्वसन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन में पता है क्या होता है, कोशिका विभाजन कैसे होती है, पहले आप ये समझो। ये मान लीजिए कोई एक कोशिका है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो कोशिका विभाजन कैसे होगी। फर्स्ट केस में क्या होगा ना, ये न्यूक्लियस दो भागों में टूटता है, ठीक है। फिर क्या होगा, न्यूक्लियस दो भागों में टूट गया, आप ये देख सकते हो। फिर क्या होगा, दो कोशिका का निर्माण हो गया, आप ये देख सकते हो। पहले क्या होता है, न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ती है, फिर न्यूक्लियस दो भागों में टूटती है, फिर न्यूक्लियस अलग होकर दो कोशिका का निर्माण करती है। इसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, इस तरह से होती है। बट यहाँ पे आप देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे क्या होती है, जो न्यूक्लियस होती है वो तो सेफ होती ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी टूटी हुई बिखरी हुई रहती है। अब उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर ऐसे डिवाइड नहीं होगा तो फिर दो भागों में बटेगा नहीं, कोशिका के अंदर जब ये दो भागों में बटेगा नहीं तो कोशिका टूटेगी नहीं, कोशिका टूटेगी नहीं तो सेल डिवीजन होगा नहीं, सिंपल सी बात है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ओके, नहीं होता। इसका कारण क्यों है? इसका कारण क्या है? आप देख सकते हो उसकी जो केंद्रक है ना, वो केंद्रक ऑलरेडी टूटी हुई है, वो सेफ नहीं है, वो किसी झिल्ली से कवर नहीं है जो उसका विभाजन हो पाएगा, इसलिए कोशिका विभाजन ही नहीं होती है, ओके। और यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखोगे इसमें कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंट क्या है। इसमें जो डीएनए होती है ना, इसकी जो डीएनए होती है वो एकल सूत्री होती है, मतलब सिंगल बॉन्ड होती है डीएनए, क्योंकि वो टूटी हुई बिखरी हुई रहती है, वो न्यूक्लियस में नहीं रहती है, मतलब सिंगल बॉन्डेड होती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की डीएनए होती है, ओके। अगर आप यहां देखोगे यूकैरियोटिक में, तो ये इसकी जो डीएनए होती है ये दोहरी झिल्ली की होती है, मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। उसकी डीएनए डबल बॉन्ड की होती है, दोहरी झिल्ली की होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप बोल सकते हो कि इसकी जो डीएनए होती है वो एकल सूत्री होती है और यूकैरियोटिक में डीएनए डबल सूत्री होती है। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट वो है यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में अगर आप देखोगे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये डिफरेंट पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, ओके। उसके बाद सबसे बड़ा जो अंतर है वो है इसमें गोल्जी काय और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है और उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, बट यूकैरियोटिक में गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया सारे सेल ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला वो है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम से क्या प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाई जाती है? आंसर इज यस, इसमें राइबोसोम पाई जाती है। इसमें राइबोसोम जो होती है वो 70S की होती है, ठीक है। 70S, ये 70S क्या है ये हम राइबोसोम में पढ़ेंगे, जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे इसके बाद, तब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे 70S क्या होती है। इसमें राइबोसोम पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, वो 70S की होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं लेकिन वो 80S के होते हैं, ठीक है, वो 80S के होते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल की कितनी होती है? 70S और यूकैरियोटिक सेल की 80S। तो ये मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, ठीक है। इससे हर एक ये एक एक डिफरेंट नहीं है, ये एक एक क्वेश्चंस है। हमेशा राइबोसोम से पूछा जाता है, कभी हिस्टोन प्रोटीन से पूछा जाता है, कभी डीएनए पूछा जाता है, कभी न्यूक्लियोइड से पूछा जाता है, जीनोफोर से पूछा जाता है। हर बार क्वेश्चन को घुमा घुमा के देता है। तो अब जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।